साथियों, पिछले कुछ दिनों से नारा गूंज रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी को आधार बनाकर बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने यहाँ जाति आधारित जनगणना को करवाया। हालांकि पहले इस निर्णय के ऊपर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया, किंतु बाद में उसने बिहार की सरकार को अनुमति प्रदान कर दिया। और अभी विगत कुछ दिनों पहले पटना की सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। हालांकि कई दल, कई पार्टियां इसकी विश्वसनीयता के ऊपर संदेह जाहिर कर रही हैं। इसका क्या प्रारूप था, यह जनगणना किस ढंग से संपन्न की गई, इसके ऊपर सवाल उठते हैं। किंतु अब यही सत्य माना जाएगा कि बिहार सरकार ने इन आंकड़ों को जारी कर दिया है और अब इन आंकड़ों को अपने अपने ढंग से लोग बताने में, इनकी अपने अपने ढंग से व्याख्या करने में जुट गए हैं। बिहार की इस जाति आधारित जनगणना के अनुसार वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 70 लाख के करीब है। इसके पूर्व 2011 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ आकलित की गई थी। इस प्रकार 3 करोड़ 70 लाख की बड़ी वृद्धि बिहार दर्शा रहा है, जो दिखाता है कि बिहार में अभी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी अधिक है। किंतु आज के राजनीतिक परिदृश्य में जनसंख्या वृद्धि दर कोई चर्चा अथवा चिंता का विषय नहीं है। आज चर्चा और चिंता इस बात की है कि इस जाति आधारित जनगणना में किस जाति की कितनी जनसंख्या है। इस जनगणना से यह पता चलता है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग लगभग 36% है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, यह 27.13% है। इस प्रकार ओवरऑल जो पिछड़ा वर्ग है, यह बिहार की जनसंख्या का कुल 53% के करीब बनाता है। इसके अलावा एससी वर्ग 19.65% और एसटी 1.6% है। और अगर सामान्य वर्ग की बात करें, जो कि अनारक्षित वर्ग है, इसकी जनसंख्या की हिस्सेदारी लगभग 15.5% है। बिहार में जाति आधारित जनगणना में धर्म आधारित आंकड़े भी इकट्ठा किए गए, जो बताता है कि बिहार की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 81.9% के करीब है। इसको अगर राउंड फिगर में करें तो लगभग 82%। वहीं मुस्लिम जनसंख्या लगभग 17.7% है, यानी मोटी मोटा 18%। इसके अलावा जैन, क्रिश्चियन और बौद्ध, सिख, इनकी जनगणना भी की गई, बट इनकी जनसंख्या नाम मात्र की ही है। अब हम बात करते हैं कि इस जातिगत जनगणना का लाभ क्या होगा और इसके नुकसान क्या होंगे। अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहला लाभ राजनीतिक दलों को होगा कि वो अपनी अपनी नीतियां इन जाति आधारित जनगणना से प्रभावित करेंगे। इसके अनुसार वो अपनी नीतियां बनाएंगे। दूसरा जो वास्तव में लाभ कहा जाए वह यह है कि सरकार जब अपनी नीतियां तय करेगी, जब अपनी आर्थिक योजनाएं तय करेगी, तो इस जाति आधारित जनगणना के अनुसार अपने लक्षित समूह को सही से पहचान सकेगी और उसके अनुरूप अपनी आर्थिक नीतियां विकसित कर सकेगी। इसके अलावा एक चीज़ और होने जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा है, उस पर भी अब सवाल उठेंगे और मांग उठेगी कि यह 50% का जो बंधन है आरक्षण में, इसको समाप्त किया जाए अथवा इसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक दिक्कत ये आने वाली है कि वह पुनः जो मंडल कमीशन के समय लागू करते समय जो समाज में बिखराव हुआ था, वह भी देखने को मिलेगा। किंतु इस बार का बिखराव अति पिछड़ा वर्ग बनाम अन्य पिछड़ा वर्ग देखने में ज़्यादा आने की संभावना है। जाति आधारित जनगणना की कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उसका पहला कारण यह है कि समाज अब जातियों में बटा हुआ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरी वजह यह है कि वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा कठोर होकर सामने आएगी। अब विकास की योजनाएं आम जनता को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि
राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से जातियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। कुछ लोग आलोचना इसकी कर रहे हैं कि यह जनगणना मुख्य मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए की गई है। इसके अलावा ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या इससे राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना की मांग नहीं उठेगी। इसके अलावा ये भी एक सवाल है कि जो अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच की जो खाई है यह अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। तो इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसकी जनसंख्या लगभग 17.7% है, यह भी एक बड़ा समूह है और यह भी अपने अधिकारों के प्रति कहीं ज़्यादा जागरूक होकर उभरेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु इस जाति आधारित जनगणना में था कि इस पर आर्थिक जनगणना भी की जाएगी, अर्थात यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि किस वर्ग में कितने लोग साधन संपन्न हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या जनरल हो। हालांकि उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब उनके आंकड़े सार्वजनिक ना करने के पीछे क्या वजह है, इसके लिए भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग की बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही एक नई चर्चा शुरू हो गई है जो कि रोहिणी कमीशन को लेकर है। रोहिणी कमीशन का काम था ओबीसी वर्ग के सब कैटेगराइजेशन का। तो अब यह मांग उठने लगी है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि ओबीसी समुदाय का सब कैटेगराइजेशन किया जा सके कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं, कौन कौन सी जातियां शामिल हैं, उनका स्पष्ट निर्धारण होने की अब मांग उठने लगी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जाति आधारित जनगणना आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरने वाला है और यह भारतीय राजनीति को और भारतीय जो सामाजिक ताना बाना है उसको जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित करने जा रहा है। इसके ऊपर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।